स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 1.1 यानी व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो गाइस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो हमें यहाँ पर क्या है शॉर्ट में आंसर लिखने होते हैं, यानी एक या दो लाइन में हमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने होते हैं। तो चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली एक 3D यानी 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यानी हम इसे इस तरह से बना सकते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। गाइस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम विच रेस्पेक्ट टू विच वी मेजर द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी ये जो लाइन है ये इसकी डेफिनेशन क्या है, हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। यानी मान लिया यहाँ पर ये फ्रेम स्टेशनरी है, तो हम किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी दूसरे बॉडी को मेजर करते हैं, यानी उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी मेजर करते हैं। यानी किसी भी चीज़ की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन ज्ञात करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। मान लिया ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, और ये ऑब्जेक्ट मान लिया v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो गाइस हम इसकी जो वेलोसिटी है वो इसके रेफरेंस में बताएंगे, क्योंकि ये रेस्ट में है, तो हमें ये पता चलेगा कि ये रेस्ट में है तो ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में, इस सेकंड वाले फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमें ये भी मूव करता दिखेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी या पोजीशन किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करते हैं, इसे ही रिलेटिविटी भी कहते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, डिफाइन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिफाइन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो गाइस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस is defined as the frame of reference in which a body is at rest or moving with uniform velocity and it is not under any force। यानी ये न्यूटन्स के सेकंड लॉ को फॉलो करता है इसकी डेफिनेशन में। यानी ये जहाँ पर न्यूटन्स के सभी लॉ फॉलो हों और मोशन के सभी लॉ फॉलो हों। कौन से? न्यूटन के। यानी न्यूटन्स के लॉ और मोशन के लॉ। कौन से? मोशन के लॉ। तो गाइस यहाँ पर ये न्यूटन्स के लॉ और ये मोशंस के लॉ सभी फॉलो होते हैं, यानी वैलिड होते हैं। वो क्या कहलाता है? हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कोई वस्तु रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में ही रहती है, कोई वस्तु किसी वेलोसिटी के साथ मूव करती है वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जहाँ पर न्यूटन्स लॉ और मोशंस के सभी लॉ वैलिड हों वो हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। जो हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ये हमारे गाइस अनएसिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहलाते हैं। कौन से? अनएसिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अनएसिलरेटेड। तो गाइस ये हमारे क्या कहलाते हैं? अनएसिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहलाते हैं। कौन से? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो क्यों कहलाते हैं तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है,
न्यूटन्स लॉ और मोशंस के सभी लॉ वैलिड होते हैं, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। यानी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा जाए वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा? वो हमारा होगा ही नहीं एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो चेंज हो रही नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। तो गाइज ये हमारे क्या कहलाते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट आ जाता है गाइज हमारा व्हाट आर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं? ये हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो गाइज नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जहाँ पर न्यूटन्स लॉ और मोशंस के कोई भी लॉ वैलिड नहीं होते। यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो न्यूटन्स लॉ और मोशंस के लॉ वैलिड थे, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ और मोशन के कोई भी लॉ वैलिड नहीं होते। यानी वेलोसिटी वहाँ पर चेंज होती है और जो रेस्ट की पोजीशन है वो भी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कुछ ना कुछ चेंज होगी, यानी सेम नहीं रहेगी। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। तो गाइस ये फ्रेम हमारे एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट नहीं होती है। यानी जो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो ये हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू विच एन अनएक्सीलरेटेड बॉडी अपीयर्स एक्सीलरेटेड आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। यानी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे हैं जहाँ पर अनएक्सीलरेटेड यानी कांस्टेंट वेलोसिटी वाली बॉडी भी एक्सीलरेटेड यानी एक्सीलरेशन यानी जिसमें एक्सीलरेशन नहीं है बॉडी में, वो भी एक्सीलरेटेड की तरह ही व्यवहार करती है। गाइस हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द एम ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ये हमने डेरिवेशन भी किया है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का। तो गाइस इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसने कहा था कि हमारी जो वेव्स हैं यानी साउंड्स वेव और लाइट वेव्स, जो वेव्स हैं साउंड्स वेव और लाइट वेव, वो प्रोपेगेट करते हैं किसी मीडियम के थ्रू। जब गाइस मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करते हैं तो हमारी जो सन से लाइट वेव्स हैं वो हमारी पृथ्वी पर कैसे आती हैं, जबकि बीच में तो फ्री स्पेस है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सन है, सन से हमारी अर्थ पर, ये हमारी अर्थ है और ये सन है, तो सन से और अर्थ पर जो लाइट्स वेव आती हैं वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू आएंगी, क्योंकि बीच में क्या है? बीच में फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस है तो माइकलसन मोरले ने यही प्रूव करने के लिए कि बीच में क्या मीडियम है, क्या मीडियम है, यही प्रूव करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट किया था। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, जो हाइगेंस एक साइंटिस्ट थे, तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस ने बताया था कि हमारी सन और अर्थ के बीच में एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है जिसे ईथर उसने नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ईथर। ये बेसिकली कोई केमिकल नहीं है, एक हाइपोथेटिकल मीडियम उसने एज्यूम किया था, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम एज्यूम किया था जो मीडियम प्रोवाइड करती है लाइट वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए टू सन टू अर्थ। तो वही कि ईथर नाम का सब्सटेंस यहाँ पर सन और अर्थ के बीच में कि प्रेजेंट है या नहीं है, उसी एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए माइकलसन मोरले ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम कह सकते हैं द एम ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इज़ टू प्रूव द ईथर सब्सटेंस बिटवीन सन एंड अर्थ टू प्रोपगेट लाइट सोर्स। या जो हाइगेंस ने ईथर नामक सब्सटेंस को प्रूव करने के लिए माइकलसन मोरले ने एक्सपेरिमेंट किया था। The aim of this experiment was to prove existence of ether and to test whether the ether is fully or partially dragged with bodies moving in it. What are the conclusion of Michelson-Morley experiment?
नहीं, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकल कर आए थे? तो गाइस दो कंक्लूजन निकल आए थे। अकॉर्डिंग टू एक्चुअल कंडीशन में जब उसने बहुत से एपरेटस के मीडियम से फाइंड आउट किया तो वहाँ पर एन की वैल्यू उसे एक्चुअल कंडीशन में उसे क्या मिला? 9। ईथर, यानी कोई ईथर नामक हाइपोथेटिकल मीडियम उसे नहीं मिला एक्चुअल कंडीशन में। लेकिन थ्योरेटिकल कंडीशन में हमें शिफ्ट चेंज n इक्वल्स टू 0.36 शिफ्ट चेंज मिली थी। यानी थ्योरेटिकल तो हम कह सकते हैं वहाँ पर ईथर प्रेजेंट था, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर हमें कोई भी ईथर नामक सब्सटेंस नहीं मिला था। सो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये इसके कंक्लूजन निकल कर आए थे कि कोई भी जो ईथर नामक सब्सटेंस है मीडियम में या फ्री स्पेस में वो एग्जिस्टेंस नहीं करता है, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये दोनों हमारे माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के क्या थे? कंक्लूजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द आइंस्टीन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो गाइस आइंस्टीन के क्या दो पोस्टुलेट्स थे, यानी द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। फर्स्ट था हमारा द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, सेकंड था हमारा स्पीड ऑफ लाइट सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहती है? सेम रहती है, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सभी न्यूटन्स के और मोशंस के लॉ क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। यही दो आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें मिले थे। नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएंट एंड इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? यानी वेरिएंट क्या होते हैं और इनवेरिएंट क्या होते हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वेरिएंट यानी वेरिएंट का क्या मतलब है गाइस? जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफ़र करें तो वैल्यू क्या हो? चेंज हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? वेरिएंट। क्या कहलाती है? वेरिएंट। जैसे वेलोसिटी हमने पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी विद मास, यानी वेलोसिटी में चेंज। तो गाइज वेलोसिटी में चेंज होता है जब वो किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम मेजर करते हैं। इनकी कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं। माना गाइज ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और ये रेस्ट में हो, तो हमें वेलोसिटी क्या मिलेगी? चेंज मिलेगी। तो गाइज ये रहा एग्जांपल। वेरिएंट मीन्स द फिजिकल क्वांटिटीज विच चेंज फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट एग्जांपल वेलोसिटी। इनवेरिएंट क्या होता है गाइज? इनवेरिएंट क्या होता है? जब कोई भी हमारी क्वांटिटी है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफ़र करने पर उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज ना आए। जैसे कि दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, वो हमारी दोनों में सेम ही रहेगी। इनवेरिएंट मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट चेंज फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इनवेरिएंट इन ट्रू इनर्शियल फ्रेम्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 8। व्हाट डू यू मीन बाई लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस? यानी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं? द इक्वेशंस इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच रिलेट टू द स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स of an event in two inertial frame of reference moving with uniform velocity relative to one another are called Lorentz transformation equations। यानी कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी क्या है? दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच, जिसमें कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो और एक क्या हो? रेस्ट में हो। उनके बीच वेलोसिटी और पोजीशन और टाइम, यानी वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए ही यूज़ की जाती है।
नेक्स्ट देखते हैं। What is the conclusion of Lorentz transformation? The conclusion of Lorentz transformation is that it limits maximum velocity of material body. Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन यूज की जाती है गाइस वेलोसिटी और पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, जिनकी वेलोसिटी क्या हो, नियर अबाउट टू सी हो, स्पीड ऑफ लाइट हो। जिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की नियर अबाउट हो, यानी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो, तो वहाँ पर क्या यूज की जाती है, वहाँ पर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस यूज की जाती हैं। और जहाँ पर वेलोसिटी रेस्पेक्टिवली कम हो, वहाँ पर क्या यूज की जाती हैं, वहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज की जाती हैं। यानी वेलोसिटी क्या हो, नियर अबाउट टू सी हो, पोजीशन और वेलोसिटी और टाइम, ये तीनों क्वांटिटीज़ जब वेलोसिटी क्या हो, नियर अबाउट टू सी हो, तो ये तीनों क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करते हैं। और जब लेस हो किससे, सी से, यानी वेरी वेरी लेस हो सी से, तो हम क्या यूज करते हैं, तो वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट डाउन द इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो गाइस यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर केवल हमें ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी है इनवर्स वाली। तो ये होती है हमारी एक्स डायरेक्शन के लिए, ये वाई में कोई चेंज नहीं था क्योंकि मूवमेंट जो था एस डैश फ्रेम का वो केवल एक्स डायरेक्शन में होता है, तो हमारी ये वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन आ जाती है। वाई हमारी वाई डैश के इक्वल होती है, जेड जेड डैश के इक्वल होती है और टी इस इक्वेशन के इक्वल होती है। ये हमें यहाँ पर केवल इक्वेशन लिखनी है, ये मैंने अपने डेरिवेशन में आपको प्रीवियस वीडियो में प्रूव करा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन, डिफाइन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, चलिए उसे देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए मूविंग रोड विल अपीयर टू बी कॉन्स्ट्रैक्ट इफ इज सीन फ्रॉम ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट। द डिक्रीज इन लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि गाइस जब हम मान लिया हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारे सामने से कोई कार बहुत ही तेज़ स्पीड के साथ क्या करती है, मूव करती है। ये गाड़ी हमारे सामने से क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो जब ये मूव करेगी तो हमें, एक तो हम हो गए रेस्ट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट, और ये गाड़ी हो गई वी वेलोसिटी से मूव करने वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब ये बहुत ही तेज़ी से मूव करेगी तो हमें इसकी जो लेंथ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये क्या लगेगी, हमें स्मॉल दिखेगी। क्या लगेगी, स्मॉल, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण ये क्या दिखेगी, हमें शॉर्टर दिखेगी, यानी कॉन्ट्रास्ट दिखेगी। तो भाई ये लेंथ हमें क्या दिखेगी, कॉन्ट्रास्ट दिखेगी, ये दिखेगी हमें कॉन्ट्रास्ट, यानी छोटी दिखेगी। तो वही फिनोमिना, जो लेंथ का छोटा दिखना, वही फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। क्योंकि डिक्रीज इन लेंथ, यानी हमें लेंथ क्या दिखी, स्मॉल दिखी, डिक्रीज दिखी इसकी ओरिजिनल लेंथ से, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो उसकी ये वाली लेंथ हमें क्या दिखी, डिक्रीज दिखी। तो यही फिनोमिना क्या कहलाता है, हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टाइम डायलेशन। अब टाइम डायलेशन क्या है, ये भी लगभग सेम फिनोमिना है, इसमें केवल टाइम में डिफरेंस हमें मिलता है। इन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मूविंग क्लॉक इज फाउंड टू रन स्लोअर देन ए क्लॉक एट रेस्ट। दिस इफेक्ट नोन एज टाइम डायलेशन। दिस इफेक्ट इज नोन एज टाइम डायलेशन। यानी यहाँ पर भी हमने इसका डेरिवेशन भी अपनी प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है हमने। कहीं यहाँ पर क्या होता है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक में हम यहाँ पर क्लॉक रख देते हैं और एक में यहाँ पर क्लॉक रख देते हैं। ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी वेलोसिटी के साथ मूव करता है,
ठीक है। तो हमें क्या मिलता है गाइस, हमें जो ये रेस्ट वाली घड़ी है, रेस्ट वाली घड़ी है, तो गाइस ये हमें फास्ट चलती हुई दिखाई देती है। क्या चलती हुई देती है? फास्ट। जब हम टाइम डिफरेंस इनका निकालते हैं। और ये वाली घड़ी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, ये हमें स्लोअर चलती हुई दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? स्लोअर। तो इनके बीच का यही डिफरेंस, ये घड़ी हमें स्लोअर दिखती है, ये कुछ इससे फास्ट दिखती है। यही डिफरेंस इफेक्ट क्या कहलाता है? हमारा टाइम डायलेशन कहलाता है। टाइम डायलेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रॉपर लेंथ of each edge cube is L naught when it is moving with velocity v along one of its edges. What will be the volume of a cube? इस क्यूब की एज की प्रॉपर लेंथ क्या दी है हमने? हमें एल नोट दी है। तो ये कह रहा है कि वो v वेलोसिटी के साथ मूव करती है। किसके? v वेलोसिटी के साथ, along one of its edge, v वेलोसिटी के साथ। वोट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो गाइज उसके वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा? तो वो गाइज होगा हमारा एल नोट क्यूब, यानी ये हमारा उसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि एल इक्वल्स टू एल नोट इंटू अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एल नोट की जगह पर उसकी 3 शेप, ये और ये तीनों इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। इस डायरेक्शन में मूव करने के कारण इनका यहाँ पर हम तीनों की वैल्यू एल नोट की जगह पर यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी इसकी क्यूब हो जाएगी। जब एल नोट इंटू एल नोट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? एल नोट की क्यूब हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिव द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। भाई ये भी हमने क्या प्रूव किया हुआ है? तो ये E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम सी स्क्वायर। ये हमने डेरिवेशन प्रूव किया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। दिस रिलेशन इज नोन एज आइंस्टीन मास रिलेशन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 क्वेश्चन। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। यानी मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो होता है, यानी मास इक्वल्स टू जो एनर्जी के इक्विवेलेंस होता है, उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर हमें बताने हैं। तो देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द मास एनर्जी इक्विवेलेंस आर सो फॉलोज। पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना। फर्स्ट होता है हमारा पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना। सेकेंड होता है हमारा एनहिलेशन फिनोमिना। फर्स्ट था हमारा पेयर प्रोडक्शन, सेकेंड था इनहिलेशन, थर्ड होता है हमारा न्यूक्लियन फ्यूजन और फोर्थ होता है न्यूक्लियन फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर मासलेस पार्टिकल्स। ये भी गाइज मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है आपको। मासलेस पार्टिकल क्या होते हैं? फोटोन के लिए हमने डेरिवेशन किया है कि फोटोन एक मासलेस पार्टिकल है या नहीं है, वो आप जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मासलेस पार्टिकल। ए पार्टिकल विच हैज़ ज़ीरो रेस्ट मास, वो क्या कहलाते हैं? मासलेस पार्टिकल कहलाते हैं। एग्जाम्पल फोटोन। इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ए पार्टिकल विद ज़ीरो रेस्ट मास कैन एग्जिस्ट। फॉर मासलेस पार्टिकल एम नोट, यानी रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। एज द रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी E ऑफ द पार्टिकल एंड रेस्ट मास एम नोट इन टर्म्स ऑफ इट्स मोमेंटम P मे बी एक्सप्रेस एज। यहाँ पर क्या है गाइज? एनर्जी और मोमेंटम मासलेस पार्टिकल के लिए उसका डेरिवेशन यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर क्या किया है उसने? जो एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम एम नोट की वैल्यू यदि 0 पुट कर दें, क्योंकि रेस्ट मास तो 0 होता है मासलेस पार्टिकल का,
ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा गाइस, हमारी टर्म मिलेगी हमें ई इक्वल्स टू अंडर द रूट पी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और जब स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें ई इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू पी सी, जो कि यहाँ पर हमें ये मिला है। तो P इक्वल्स टू ई अपॉन सी, हम यहाँ से इसे इधर डिवाइड करके कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा गाइस, ये हमारा मोमेंटम और एनर्जी में क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा फॉर मासलेस पार्टिकल। पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, यानी पार्टिकल सेम होता है क्योंकि जो फोटोन होता है वो लाइट के साथ ही मूव करता है, यानी लाइट का ही बंडल होता है, लाइट का ही पैकेट होता है, तो वो तो लाइट ही है, तो वो क्या है, सेम है फ्री स्पेस के लिए। दस एवरी मासलेस पार्टिकल हैज़ एनर्जी पी सी, ये अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया है, एनर्जी इक्वल्स टू पी सी एंड मोमेंटम इक्वल्स टू ई अपॉन सी, मोमेंटम क्या है, ई अपॉन सी होता है। एंड मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, और मूव करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ, क्योंकि लाइट का ही पार्ट है फोटोन। एग्जाम्पल, फोटोन क्या है, मासलेस पार्टिकल है क्योंकि ये लाइट की स्पीड से ही मूव करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट मूव्स विद स्पीड सी अपॉन टू, कैलकुलेट इट्स मास। तो हमने ये डेरिवेशन किया है चेंज इन मास विद वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें ये वाला जो इक्वेशन है ये हमें वहाँ पर ड्राइव होकर आई थी। तो गाइस यहाँ पर क्या दिया है उसने, रेस्ट मास एम नोट दिया है ये, और स्पीड यानी उस पार्टिकल की स्पीड यानी वी की वैल्यू दी है उसने क्या, सी बाई अंडर द रूट टू, सी बाई अंडर द रूट टू। अब यहाँ पर वी की जगह पर मैं सी बाई अंडर द रूट टू का स्क्वायर करूँगा तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो ये सी स्क्वायर और अंडर द रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, यानी ये इस तरह से टू हो जाएगा, टू सी स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर सी स्क्वायर के साथ हो जाएगी, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगी हमारी एम नोट अपॉन अंडर द रूट, यहाँ पर टू की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इसका एलसीएम लेने पर टू माइनस वन, यानी वन अपॉन अंडर द रूट टू। तो गाइज ये अंडर द रूट टू जो है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और वन का अंडर द रूट वन ही होता है, तो ये टर्म आ जाएगी हमारी गाइज अंडर द रूट टू और एम नोट, और अंडर द रूट टू की वैल्यू होती है 1.42, इसकी वैल्यू होती है 1.42 एम नोट। तो ये हमारे यहाँ पर ये आंसर हमें फाइनली मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एट व्हाट स्पीड विल द मास ऑफ बॉडी 2.25 टाइम्स इट्स रेस्ट मास, यानी किस स्पीड पर किसी बॉडी का जो मास है वो उसका 2.25 गुना हो जाएगा, किस स्पीड पर किसी बॉडी का मास 2.25 गुना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे। यह मास वेरिएशन फार्मूला क्या होता है, एम इक्वल्स टू एम नोट अपॉन अंडर द रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा मास वेरिएशन फार्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि मास यानी उस बॉडी का जो मास है वो कितना हो जाएगा, 2.25, जब वो किसी वेलोसिटी से मूव करेगा
मान लिया v वेलोसिटी से वो मूव करेगा, तो ये वेलोसिटी कितनी है यही फाइंड आउट करनी है। मान लिया वो v वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका मास कितना हो जाता है, उसका रेस्ट मास का 2.25, यानी ये हो गया रेस्ट मास का 2.25 वो मास हो जाता है, यानी m इक्वल्स टू 2.25 m0। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे m की जगह पर। देन हम गाइस इस टर्म को इधर लेकर आ जाएंगे इधर, और इस टर्म को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और दोनों साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर भाई इस टर्म की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। देन गाइस सी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू या गाइस यहाँ पर सी की हम पुट कर देंगे तो हम वी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। यानी इस वेलोसिटी के साथ मूव करने पर, इस वेलोसिटी के साथ मूव करने पर उस बॉडी का वेट उसके 2.25 गुना होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा विच फ्रेम्स आर नोन एज एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सीलरेटेड मीन्स एस पर क्या हो, एक्सीलरेशन हो, यानी वेलोसिटी चेंज हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे एक्सीलरेटेड, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हो, ये क्या कहलाता है एक्सीलरेशन। जहाँ पर ये हो तो जो हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हैं, क्या है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, वहाँ पर क्या होता है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। तो हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या कहलाते हैं, एक्सीलरेटेड फ्रेम्स, और इनर्शियल फ्रेम्स क्या कहलाते हैं, अनएक्सीलरेटेड फ्रेम्स। नेक्स्ट देखते हैं 20, फाइंड रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। तो गाइस रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्या, m0 इक्वल्स टू 0, यानी रेस्ट मास क्या था, 0 था। तो हमें ये इक्वेशन वहाँ पर मिली थी। यही एनर्जी और मोमेंटम में क्या है, रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर E क्या है, E हमारी एनर्जी है, और P क्या है, P क्या है, P यहाँ पर मोमेंटम है। वाई आर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज, कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ क्यों की जाती हैं। तो गाइस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी कोऑर्डिनेट की या किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और टाइम, इन तीनों चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज की जाती हैं। या किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफ़र करने के लिए इन वैल्यूज़ को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज़ करते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है कि वेलोसिटी, जो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी है, वो क्या होनी चाहिए, वेरी वेरी लेस देन होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट c से। जब वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन होती है स्पीड ऑफ लाइट c से, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का, ये सारी क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। और यदि वेलोसिटी नियर अबाउट टू सी होती है, नियर अबाउट टू सी होती है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का फॉर फाइंडिंग दीज क्वांटिटीज़, वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, इज अर्थ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नोट, यानी अर्थ को बताना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स एजम्पशंस अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम्स बिकॉज फॉर स्टडी ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ बॉडी ऑन अर्थ वी कैन टेक अर्थ एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अर्थ क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जब हम किसी पार्टिकल की स्टडी करते हैं या किसी बॉडी की पोजीशन या वेलोसिटी के लिए स्टडी करते हैं, तो अर्थ को क्या मानते हैं हम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस एज वेल एज रिजॉल्व्स अराउंड द सन,
इन इट्स ऑर्बिट सो इट कैन बी ट्रीटेड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अर्थ को हम कांस्टेंट मानते हैं, तो अर्थ को कांस्टेंट मानने पर एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, कोई भी बॉडी जो किसी वेलोसिटी के साथ मूव करती है, तो इस कंडीशन में तो क्या है, अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन दूसरी कंडीशन में, क्योंकि अर्थ अपनी भी एक्सिस पर क्या करती है, मूव करती है, और सन के अराउंडिंग भी क्या करती है, मूव करती है इस एक्सिस पर, यहाँ पर ये सन के अराउंड भी। तो इस कंडीशन में क्या है, ये खुद भी मूव कर रही है और किसी दूसरे के अराउंड भी मूव कर रही है, तो वहाँ पर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह ट्रीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट इंटरप्रेटेड। गाइस माइकलसन मोर्ले का नेगेटिव एक्सपेरिमेंट क्या था वो बताना है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। हाइगेंस के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट किए थे जो कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट कहलाए। उसके हाइगेंस के अकॉर्डिंग अर्थ, सन और अर्थ के बीच का जो मीडियम है, यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम प्रेजेंट है जिसे उसने ईथर नाम दिया। ये कोई केमिकल नहीं है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके थ्रू लाइट वेव्स क्या करती हैं, प्रोपगेट करती हैं, ठीक। लेकिन माइकलसन मोर्ले ने इसे प्रूव करने के लिए कि यहाँ पर कोई ईथर नामक सब्सटेंस प्रेजेंट है या नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट किए, वहाँ पर उसे शिफ्ट चेंज इन रेज, यानी रेज में जो शिफ्ट चेंज होता है उसकी वैल्यू से 0.36 मिली थी। 0.36 उसे वैल्यू मिली थी थ्योरेटिकल कंडीशन में, जो कि ये शो कर रहा था कि वहाँ पर कोई ना कोई ट्रांसपेरेंट या हाइपोथेटिकल मीडियम प्रेजेंट है फ्री स्पेस में बिटवीन सन एंड अर्थ। बट देयर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, जो उसने अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक्चुअल में वो किए थे एक्सपेरिमेंट, जो उसने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किए थे, उसे कोई भी शिफ्ट चेंज नहीं मिला था, ज़ीरो मिला था, यानी फ्रिंज चेंज नहीं मिली थी। तो वहाँ पर क्या हो गया, यानी कोई भी हाइपोथेटिकल मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तो यही हाइपोथेटिकल मीडियम का प्रेजेंट ना होना, यही क्या कहलाता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट कहलाता है, नेगेटिव रिजल्ट कहलाता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने 23 क्वेश्चन, यानी इस यूनिट 1 के सभी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।